हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संसदीय समितियों के बारे में। इससे पहले हमने बात की है संसद के बारे में कि संसद की रचना क्या है, कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, वहाँ पे जो है सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, मनोनयन कैसे होता है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमने वहाँ पे बात की थी। पदेन सभापति के बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा बहुत सारी टॉपिक जैसे संयुक्त अधिवेशन हो गया, जो है वित्त बिल पे किसका नियंत्रण रहता है, लोकसभा की शक्तियां, अध्यक्ष, ये सारे जो डाउट है मैंने आपके जो है प्रीवियस जो मैंने 3 पार्ट में एक वीडियो लेक्चर डिवाइड किया था संसद, उसमें हमने बात की है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संसदीय समितियों के बारे में कि जो संसद के अंदर समितियां होती है ना, इनसे क्या अभिप्राय है। संसदीय समितियां पहली अगर बात करूं डिफाइन करने के लिए तो बहुत इजी बन जाता है। संसदीय समितियां, संसद के अंदर जो समितियां बनी होती है उन्हें संसदीय समिति कहा जाता है। और आपको याद रख लेना है वैधानिक समितियां किसे कहते हैं। अगर बात करूं बेसिकली जो ये वीडियो रहने वाला है ये आपके अगर एचपीयू के अंडर बात करूं यूजी कोर्स के अंदर, तो सेकेंड ईयर में हमारा पॉलिटिकल साइंस में सेक करके एक कोर्स टाइटल लगा रहता है लेजिस्लेटिव सपोर्ट। तो उसका जो उसके अंडर ये टॉपिक दिया रहता है कि संसदीय समितियां क्या है। और आपने सुना होगा स्थायी समितियां होती है जिन्हें स्टैंडिंग कहा जाता है, स्टैंडिंग कमिटीज, अडॉक कमिटीज और प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट, बहुत सारी समितियां होती है संसद के अंदर। तो उन सब के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो है हमारी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं संसदीय समिति। संसद के अंदर जो समितियां बनी जाती है ना, उन्हें जो है संसदीय समितियां कहा जाता है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। संसद के सदस्यों से बनी वह छोटी इकाइयां जो सदन के कार्य को कुशलता पूर्वक करने में सहायता करती है। संसदीय समितियां क्या है कि सदस्यों से बनी हुई वह छोटी छोटी इकाइयां है। क्योंकि संसद के अंदर केवल एक समिति तो होती नहीं है, संसद के अंदर बहुत सारी समितियां होती है। तो इसलिए कहा गया छोटी इकाइयां है जो सदन के कार्य को कुशलता पूर्वक करने में जो है सहायता प्रदान करती है। अब बात करते हैं इनका निर्माण कौन करता है। अगर बात करें लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष, नाम आप बताएं कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। और राज्यसभा के अंदर कौन करता है। राज्यसभा के अंदर जो एक्स ऑफिशियो होता है पदेन सभापति, ये आप बताएंगे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है और वर्तमान में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है। ठीक है, उनके द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा पदेन सभापति द्वारा अपने अपने सदन के अंदर जो है संसदीय समितियों का निर्माण किया जाता है। और फिर बात करते हैं इन समितियों में केवल गैर मंत्रियों को जो है शामिल किया जाता है। जो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो इन समितियों का क्या हिस्सा नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं किसी भी सांसद को उसकी इच्छा के प्रतिकूल, मतलब उसकी इच्छा के विरोध में नहीं रखा जा सकता। मतलब मान के चलिए मैं एक सांसद हूँ और मुझे ए कमेटी में रखा गया है जबकि मैं बी कमेटी का सदस्य बनना चाहता हूँ। तो ऐसे में क्या होगा कि जो सांसद है वो अपने अध्यक्ष से बात करेगा। अगर लोकसभा के अंदर है तो किससे बात करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के अंदर अगर वो समिति का मेंबर बनता है तो एक्स ऑफिशियो से बात करेगा। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी सदस्य को उसकी इच्छा के प्रतिकूल जो है किसी भी समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। फिर बात करते हैं अगर गहरी छानबीन करनी हो तो उसके लिए क्या होता है। अगर किसी भी बिल पे गहरी छानबीन करनी हो तो उसके लिए उप समितियों का निर्माण किया जाता है। उप समितियों का निर्माण जो है इसी समिति के अंदर किया जाता है। मान के चलिए एक प्रवर समिति बनी है। प्रवर समिति का काम क्या होता है ये आपको आगे मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रवर समिति। समितियों का एक प्रकार है। अब देखिए प्रवर समिति का बेसिकली काम क्या होता है कि गहरी छानबीन करना। ठीक है, फिर अगर गहरा अध्ययन करता है, गहरा अध्ययन उस पे करना है बिल के ऊपर, तो इसके अंदर जो है क्या बनेगी, एक उप समिति बनेगी जो क्या काम करेगी, डेप्थ में जाके बिल्कुल जीरो से, जिसको बोलता है कि हर एक धारा पे वो क्या करने वाली है, विचार विमर्श करेगी। फिर बात करते जो इसकी बैठकें होती है उसका कॉरम क्या रहता है, कुल सदस्य का तीसरा हिस्सा, 1/3 भाग इसका रहता है प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर कोई सांसद लगातार 2 बैठकों में जो है अनुपस्थित रहता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, उस समिति की सदस्यता उसकी खत्म कर दी जाती है। फिर बात करता है कि अब जो समिति का अध्यक्ष कौन बनता है। देखिए
जिस समिति में अध्यक्ष जो है लोकसभा स्पीकर होगा ना, जिस समिति का सदस्य लोकसभा स्पीकर होगा, उस समिति का अध्यक्ष वही बनने वाला है। और मान के चलिए किसी समिति का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो खुद जो है, जो उसने समिति बनाई है उनमें से एक व्यक्ति को जो है, व्यक्ति नहीं सांसद कहेंगे, सांसद को क्या चुनता है, समिति के अध्यक्ष के रूप में चुनता है। और जो समिति का अध्यक्ष होता है उसके पास कास्टिंग वोट होता है। और ये आपको कमेंट में बताना है कास्टिंग वोट किसे कहता है, क्योंकि इससे पीछे वाली वीडियो में हमने बात की थी, जब लोकसभा अध्यक्ष की हम शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या होते, उसमें एक कास्टिंग वोट था। तो आपको ये बता लेना है। तो चलिए, ये थी इसकी डेफिनेशन। और आगे बात करता है कि संसदीय समितियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होती है स्थायी समिति, दूसरी होती है अस्थायी वाला है संसदीय समितियों के प्रकार। कि संसदीय समितियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती है। बेसिकली आपको याद रखना है, दो तरह की संसदीय समितियां होती है। आपने सुना होगा जिसे एक होती है हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी होती है अडॉक कमेटी। इसे कहता है स्थायी समिति, इसे कहता है अस्थायी या तदर्थ समिति। आपको क्या याद रखना है, तदर्थ समिति, तदर्थ समिति। अब देखिए, जो सबसे पहले बात करते हैं स्थायी समिति के बारे में। स्थायी समिति जैसे नाम से जो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है कि जिसका निर्माण स्थायी होता है, मतलब इसे पहले खत्म नहीं किया जाता, एक निश्चित समय के लिए इसका निर्माण होता है। तो स्थायी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष रहता है। कितना रहता है, 1 वर्ष स्थायी समितियों का कार्यकाल रहता है, जिनका निर्माण कौन करता है, समितियां चाहे कोई भी हो, आपकी अस्थायी हो स्थायी हो, उनका निर्माण कौन करने वाला है, आपका सदन का अध्यक्ष करने वाला है। लोकसभा में बात कर चुका हूँ, लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा का पदेन सभापति। सबसे पहले अब बात करते हैं जो ये स्टैंडिंग कमिटीज होती है ना, इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं विभागीय समितियां। विभागीय समितियों में अब देखिए, विभागीय समितियां क्या होती है, हमने जब मंत्रिमंडल बनता है, तो जब कोई सरकार बनती है, सबसे पहले क्या बनता है, मंत्रिपरिषद। फिर उसके अंदर क्या बनता है, मंत्रिमंडल बनता है। अब जो मंत्रिमंडल होता है ना, इसके पास अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, रेलवे विभाग हो गया, आपका कृषि विभाग हो गया, उद्योग हो गया, अलग अलग विभाग होते हैं। तो इन सब पे जो है क्या होता है, इन सब विभागों पे जांच पड़ताल करने के लिए कौन सी समिति बनेगी, विभागीय समिति। अब इस विभागीय समिति का निर्माण कैसे होता है, देखिए अब ये समितियां जो आपकी हो सकती है स्थायी समितियां, या तो एक सदन में बनेगी या फिर संयुक्त समिति बनेगी। संयुक्त मतलब दोनों सदनों के सदस्य उसमें निर्वाचित हो गए या मनोनीत हो गए। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं विभागीय समितियां, मतलब इनका क्या काम होता है, विभागों के कार्य को देखना है कि विभाग क्या क्या काम कर रहा है, उसका विश्लेषण करना है और रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करेगी। ये छानबीन की करने के बाद ये जो है अध्यक्ष को रिपोर्ट देता है। तो इसमें क्या होता है, 21 सदस्य जो है लोकसभा के चुने जाते हैं और 10 सदस्य आपके राज्यसभा से चुने जाते हैं। मतलब 10 सदस्य को कौन भेजेगा, 10 सदस्य को भेजेगा आपका राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, और 21 सदस्य जाएगी लोकसभा से। तो टोटल ये बनते हैं आपके 31 सदस्य। इस तरह जो है विभागीय समिति आपको आशा उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं सदन समिति। सदन समिति और संसदीय समिति, इन दोनों में फर्क क्या है। सदन समिति क्या है, स्थायी समिति है। इसका क्या काम होता है कि सदन के पूरे कार्य व्यवहार को देखना, जी सदन में किस तरह से काम हो रहा है, सदन के अंदर जो बैठकें हो रही है किस प्रकार सांसद उसमें रुचि रखते हैं, जितने भी सदन के अंदर काम होते हैं उन किसकी देखरेख में होते हैं, या जो उनका विश्लेषण कौन करता है, आपकी सदन समिति करती है। जांच पड़ताल संबंधित समिति, तीसरी आती है हमारी जांच पड़ताल संबंधित समिति। अब ये समिति क्या करेगी, देखिए जो सांसद आपका चुना हुआ सांसद आपने भेजा है ना विधानमंडल में, चाहे राज्य हो या फिर केंद्र हो, अब सांसद आपकी वहां पे इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो जांच पड़ताल क्या हो गया, जो इच्छा सांसद जो है सदन के अंदर लेके आया, उस पर जो है जांच पड़ताल कौन करेगी, आपकी जांच पड़ताल संबंधित समिति। इच्छा जो जिस इच्छा को आप जो है, मान के चलिए आप कोई कानून बनाना चाहते हैं, आपने हिमाचल की बात करूं, शिमला से हमारी कौन है, सुरेश कश्यप जी है, लोकसभा की बात कर रहा हूं। तो हमने क्या उनके पास जो है अपना एक कोई ड्राफ्ट दे दिया कि हमें जो है
ये हमारा काम है, आप इस पे नियम बनाइए। तो ये क्या करेगी, उसको सदन के अंदर लेके जाएगी। ठीक है, जब ये सदन में जाएगा तो इस पर जांच पड़ताल कौन करेगा, जांच पड़ताल संबंधित समिति। फिर आता है परीक्षण व अन्वेषण छानबीन संबंधी समिति। जितने भी आपको पता है कि आरक्षण दिया गया है, SC ST जो आरक्षण दिया गया है उस पर जो है छानबीन कौन करती है, परीक्षण और अन्वेषण संबंधित समिति। फिर बात करते हैं सेवा समिति के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट ये समिति रहती है, ये स्थायी समितियों की बात कर रहा हूं मैं। सेवा समिति, इसका संबंध बेसिकली 3 चीजों से है, वेतन, भत्ते और आवासदान। वेतन मतलब जो निश्चित मिलता है। बात करूं लोकसभा अध्यक्ष की तो 1,25,000 है, जो मिलना ही मिलना है महीने के अंदर। भत्ते होता है पे स्क्वायर, मतलब जो अलग से मिलता है। और आवास स्थान मतलब उसके रहने के लिए जो जगह दी गई। इन सब का रिकॉर्ड कौन रखता है, इन सब की छानबीन कौन करता है, आपका सेवा समिति क्या करता है, इन सब की छानबीन करता है। अब आपने कई बार सुना होगा कि रातों रात जो है मंत्रियों के पेंशन में, या मंत्रियों के पेंशन तो नहीं कहेगी, हाँ पेंशन किनकी लगती है, जो मंत्री रिटायर हो गया या चाहे मंत्री 1 महीने के लिए बना उसके बाद उसकी पेंशन लगती है कि नहीं लगती है। आपको पता होगा कि हमारे, मैं बात कर रहा हूँ अपने लोकल लेवल पे, तो हमारे एक सांसद ऐसे थे जो राज्य विधानमंडल की बात करो, जो मात्र 15 दिनों के लिए बने थे। 15 दिनों के बाद वो रिटायर हो गए और जिंदगी भर उनकी पेंशन लग गई। तो अब क्या होता है, जो सेवा समिति का काम क्या होता है, वेतन, भत्तों और आवास स्थान के बारे में पूरा ब्यौरा रखना। फिर अंत में बात आती है वित्तीय समितियों के बारे में। ये स्थायी समितियों की बात करें, वित्तीय समितियां 3 प्रकार की इसमें बांटी गई है, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। थोड़ी देर के लिए आप वित्त समिति को भूल जाइए, क्योंकि इस पे मैं डिटेल बात करने वाला हूँ। डिटेल पे इस पे हम बात करेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। विभागीय समिति मतलब जो अलग अलग विभाग होते हैं उनके ऊपर जांच पड़ताल करती है। सदन समिति, सदन के अंदर जितने भी कार्यक्रम होते हैं, या बैठकें हो रही है, अधिवेशन हो रहा है, संयुक्त अधिवेशन हो रहा है, उनके बारे में ये क्या रखेगी, ब्यौरा रखेगी। जांच पड़ताल करती है जो विभिन्न प्रकार के जो बिल पेश होते हैं या सांसद के द्वारा जो इच्छाएं लाई गई है उसके ऊपर जो है जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है। फिर आ जाए परीक्षण और अन्वेषण संबंधी समिति। इसको आपको सीधा ले जाना है आरक्षण से, रिजर्वेशन से, SC ST के लिए। फिर बात करते हैं सेवा समिति। सेवा समिति का संबंध है वेतन, भत्ते और आवास स्थान से। ठीक है, कई बार MCQs में क्वेश्चन आता है कि रातों रात जो है मंत्रियों के भत्ते या वेतन में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो इसका संबंध संसद की कौन सी समिति से, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या लिख देना है, सेवा समिति कर लेना है। कुछ देर के लिए वित्तीय समिति भूल जाइए, इस पे मैं बात करने वाला हूँ इसके बाद। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तदर्थ समितियां। अब ये कौन सी समिति होती है, ये ऐसी समितियां है जो अस्थायी है, एक इसका कोई निश्चित कार्यकाल ही नहीं है। इसका क्या काम है कि उद्देश्य जो है उसको पूरा करो। इसे जो है एक उद्देश्य दिया जाता है कि आपको ये काम पूरा करना है। अब बात करते हैं प्रवर समिति के बारे में। सबसे पहले बात आती है, अगर हम अस्थायी समिति में बात करते हैं तो सबसे पहले प्रवर समिति। ये क्या समितियां होती है, प्रवर समितियां होती है। अब देखिए, जब कोई बिल पास होता है ना, तो उसे जो है विभिन्न प्रकार के स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। वो वीडियो में मैं वीडियो लेक्चर आपको इस के बाद प्रोवाइड कराऊंगा कि सदन में बिल कैसे पास होता है, अलग अलग स्टेज से गुजरता है। तो एक स्टेज ऐसे आती है जब समिति अवस्था में वो पहुंचता है। तो समिति अवस्था में प्रवर समिति का निर्माण करता है समिति का अध्यक्ष। ठीक है, फिर अब इसका कार्य क्या है, प्रवर समिति का काम है विधेयक पर गहरी छानबीन करना, लाइन बाय लाइन उसको देखना, उस पर शोध करना। अब जो सदन, ये प्रवर समिति एक सदन में बनेगी, तो एक सदन में कितने सदस्य हो गए, 30 सदस्यों के, चाहे वो लोकसभा में ये समिति बनती है या फिर आपके राज्यसभा में बनती है। लेकिन जब समिति संयुक्त बनती है, दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर समिति बनती है, तो अनुपात रहता है 2:1। ये भी आपको याद रख लेना है, परिभाषा में ऐड कर दीजिए। संसद में संयुक्त जब समितियों का निर्माण होता है तो अनुपात रहता है 2:1। 2 मतलब अगर 2 सदस्य आपके जो है लोकसभा से आ रहे हैं तो 1 सदस्य आपका राज्यसभा से आने ही आना है। ठीक है, ये इसका अनुपात रहता है। फिर यहाँ पे जब हमने बात की एक
समिति के अंदर निर्माण हो रहा है तो केवल 30 सदस्य होंगे। अब जब दोनों समिति के सदस्यों को मिलाया जाएगा, 30 कहाँ से आएगी? लोकसभा से, और 15 आपकी होगी राज्यसभा से, तो टोटल बन जाएगी हमारे 45। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। फिर इसी तरह जो है संसदीय संयुक्त संसदीय समिति खाली। अगर संसदीय समिति की बात करेंगे, इसका काम क्या है? घोटालों की जांच करना। विभिन्न प्रकार के घोटाले जो होते रहते हैं उनकी जांच कौन करती है? संसदीय समिति। संसदीय समिति और सदन समिति में फर्क क्या, याद रख लेना है। सदन समिति हमारी स्थायी है, जबकि संसदीय समिति अस्थायी है। इसका कार्य क्या है? घोटालों की जांच करना। घोटालों की जांच करना। अब देखिए, जब एक सदन में निर्माण हो रहा है, कितने सदस्य रहेंगे? 30 रहेंगे। जब दोनों सदन में संयुक्त इसका निर्माण हो रहा है संसदीय समिति का, तो 2:1 बनता है। मैंने पहले भी बात की है। 30 यहाँ से आएगी आपकी लोकसभा से, और बचे 15 सदस्य कहाँ से आएंगे? आपकी राज्यसभा से आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। एक बार आपको वीडियो दोबारा देख लेनी है, क्योंकि पहली बारी में समझ नहीं आता है। अब देखिए, हमने यहाँ पे बात किया, हमारा बचा क्या है? वित्तीय समितियां। इसकी अब डिटेल में बात करेंगे वित्त समिति के बारे में। वित्त समिति जो है स्थायी समिति के अंतर्गत आती है। वित्त समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समितियां होती है। करता है वित्तीय समितियों के बारे में डिटेल में। अब आपको याद रखना है, जो वित्तीय समितियां होती है उसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहली हमारी प्राक्कलन समिति, इसके बाद आती है लोक लेखा समिति, और तीसरी आती है सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसे क्या कहा जाता है? लोक उपक्रम समिति। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले प्राक्कलन समिति के बारे में। तो प्राक्कलन समिति से पहले मैं बात करने वाला हूँ वित्तीय समिति की। वित्तीय समिति में जो सदस्यों का चुनाव होता है ना, वो किस तरह होता है? राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली। जिस तरह जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी तरह क्या होता है? वित्तीय समितियों का चुनाव होता है। वित्तीय समितियों का चुनाव किस प्रणाली के अंतर्गत होता है? इसका चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था जो प्रणाली है उसके द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 भागों में बांटा गया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करूं, पहला आता है हमारा एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था, दूसरा आता है सूची प्रणाली। तो किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था के द्वारा वित्तीय समितियों में सदस्यों का चुनाव होता है, चाहे आपकी प्राक्कलन हो, लोक लेखा हो या फिर लोक उपक्रम हो। तो यहाँ पे बात करते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में हुई है। आपको ये याद रखना है, प्राक्कलन, जैसे प्राक्कलन ये वर्ड से ही डिफाइन हो रहा है कि इसका काम क्या होगा। इसका काम होता है आकलन तैयार करना। प्राक्कलन समिति को आकलन भी कहा जाता है। आकलन, प्राक्कलन मतलब एस्टिमेट। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसे जो है सबसे बड़ी स्थायी समिति कहा जाता है। सबसे बड़ी संसदीय समिति नहीं, सबसे बड़ी स्थायी समिति कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है 30 सदस्य जो है लोकसभा से चुने जाते हैं और राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं चुना जाता। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वह कौन सी समिति है जहां पे राज्यसभा के सदस्य नहीं चुने जाते। तो आपको याद रखना है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुना जाता है। पहले भी बात कर चुका हूं कि मंत्री जो है इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। कौन होते हैं? गैर मंत्री होता है। और मेन बात करते हैं इसका कार्य क्या है। कार्य क्या है? सदन में जो पेश बिल है ना, बिल या बजट, उसका क्या करना है? एस्टिमेट तैयार करना है, आकलन तैयार करना है। ये क्या है? प्राक्कलन समिति का कार्य है। और तैयार किए गए प्राक्कलन पर ये सुझाव भी देता है। अब ये आकलन क्या तैयार करेगा? जो बजट, मान के चलिए साल का बजट पेश हुआ है संसद के अंदर, तो उसमें क्या होगा? आय और व्यय पे ये जो है गहरी छानबीन करेगा कि कितना खर्चा है, जो खर्चा हुआ है क्या वो सही हुआ है, जिस सांसद ने या जिस मंत्री ने जो वो खर्चा उठाया, संचित निधि से जो निधि उठाई है, क्या वो संविधान में उसके लिए वर्णन दिया गया था कि इस व्यक्ति द्वारा जो है इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सारे काम करता है प्राक्कलन समिति। एक बार फिर से बताता हूँ, प्राक्कलन नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि आकलन तैयार करना है। इसे जो सबसे बड़ी स्थायी समिति कहा जाता है। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? याद करिए, जब हमने बात की थी अडॉक कमिटीज के बारे में, तो वहां पर हमने संयुक्त समितियां पढ़ी थी, चाहे आपकी प्रवर हो या फिर संयुक्त संसदीय समिति हो। वहां पे 30 जमा 15 का हमारा क्या रहता है? रेशो रहता है। 30 सदस्य कहाँ से मिलता है? हमारी लोकसभा से, और 15 राज्यसभा से रहता है। तो उस हिसाब से देखिए तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी होगी?
संयुक्त प्रवर समिति और संयुक्त संसदीय प्राक्कलन समिति के बाद हम बात करने वाले लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो या फिर आप किसी जो है कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रही हो। यहाँ से आपके लिए ऑनलाइनर भी आ सकते हैं और स्पेशली उनके लिए बोल रहा जो अभी अपनी यूजी में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने यूजी कोर्स की, चाहे आपका सेकेंड ईयर हो फाइनल ईयर हो। अब बात करते हैं लोक लेखा समिति की। इसमें ये क्या है, संसदीय समिति का एक भाग है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसके सदस्यों का चुनाव सेम होता है राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत। कौन सी प्रणाली? राष्ट्रपति प्रणाली किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बता दो आपको। जिस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। और वो प्रणाली हमारी कौन सी है? वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था। इसके द्वारा क्या है, लोकसभा में क्या होता है, सदस्यों का जो लोक लेखा समिति होती है इसमें सदस्यों का चुनाव होता है। ये जो है सबसे पुरानी जो है स्थायी समिति इसे कहा जाता है। सबसे पुरानी स्थायी कह दो, अस्थायी कह दो, या फिर इसे कह सकते हैं संसद की सबसे पुरानी समिति जो है लोक लेखा समिति कहा जाता है। 1921 में जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1921 में, जब चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत 1919 के चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत इसे अपनाया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति को किस अधिनियम के तहत कब अपनाया गया, तो 1919 में चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत जो है अपनाया गया था। और 1961 में इंग्लैंड में सबसे पहले जो है इस लोक लेखा समिति की स्थापना हुई थी 1961 में इंग्लैंड में। ये भी आपको नोट कर लेना है। और फिर क्या होता है, किसने इस समिति को इंग्लैंड में स्थापित किया था, तो इसमें हमारे बात आता है ये गोल्डस्टोन नामक एक व्यक्ति है। गोल्डस्टेन ने इसकी जो है स्थापना की थी इंग्लैंड में। अब इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अब तक हमने बात की कि संसद में जितनी समितियां होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा अध्यक्ष होता है अगर वो उस समिति का सदस्य बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कौन होता है? 1967 में एक प्रावधान किया गया कि जो लोक लेखा समिति होगी इसका अध्यक्ष कौन होगा? विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता कहाँ बात कर रहा हूँ अभी मैं बात करूँ केंद्र विधानमंडल में, तो विपक्ष का नेता हम राहुल गांधी को कहेंगे। राहुल गांधी जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वर्तमान समय में है। फिर अब बात करते हैं इसकी रचना के बारे में। ये हो गया इसका स्वरूप या प्रारूप, कैसे कैसे इसे अपनाया गया। 1921 में 1919 के अधिनियम के तहत 1861 में ई गोल्डस्टेन ने इसकी स्थापना की थी और 1967 में यह प्रावधान किया गया कि इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? विपक्ष का नेता। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विपक्ष का नेता किस समिति का अध्यक्ष होता है। अब बात करते हैं रचना की। इसमें क्या होता है, कुल इसके 22 सदस्य इस समिति में लिए जाते हैं। 15 सदस्य कहाँ से आते हैं? हमारे लोकसभा से, और बचे 7 सदस्य हमारे आते हैं राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में हमने क्या पढ़ा था? 30 सदस्य आते हैं। कहाँ से आते हैं? केवल और केवल लोकसभा से आते हैं। वो सबसे बड़ी क्या है? स्थायी समिति है, और ये सबसे पुरानी स्थायी समिति, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी इस समिति को कहा जाता है, लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य आपको लिख लेना है। केक के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ना, उस पर छानबीन करता है। अब क्या ये कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया, लोक लेखा परीक्षक। आपने पढ़ा होगा, लोक लेखा परीक्षक जो है रिपोर्ट तैयार करता है, उस पर जो है गहरी छानबीन कौन करता है? आपका लोक लेखा समिति। और ये क्या छानबीन करता है? उसमें जो आय और व्यय हुआ है ना, जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया है या इंपोर्ट किया है, फाइनेंशियल मामलों में हम बात करें, उसका औचित्य और अनुचित्य का ये क्या करता है? पता लगाता है। तो ये हमारा लोक लेखा समिति थी। आपको एक बार फिर से बता दूं, जो इसका मेन काम क्या है, जो कैग जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया। ये इनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है ना, उस पर छानबीन करना है। ये इसका संबंध वित्त से है, फाइनेंस से है, बजट से है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? वित्तीय समितियों के अंग पढ़ रहे। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट तैयार करती थी। इसका प्रमुख काम क्या है? कैग की रिपोर्ट को तैयार करना। और फिर अंत में आता है हमारा सार्वजनिक उपक्रम समिति, या जैसे लोक उपक्रम समिति भी कहा जाता है। इसमें भी सेम रचना रहती है। 15 इसके लोकसभा से आते हैं और बचे हुए 7 कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका काम क्या है?
सरकारी उद्यमों की जांच पड़ताल करना और कैग द्वारा जो सरकारी उद्यमों पर जो रिपोर्ट बनाई गई है ना, उसकी छानबीन करना है। यहाँ पे क्या है, खाली कैग जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये क्या काम, जो खाली एक मात्र रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कैग, उस पर छानबीन कौन करेगा, लोक लेखा। लेकिन अगर रिपोर्ट सरकारी उद्यमों से संबंधित है तो उस पे काम कौन करेगा, उस पे काम करेगा आपका सार्वजनिक लोक लेखा समिति। आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं संसदीय समिति के औचित्य, या जिसे हम कह सकते हैं संसदीय समिति के पक्ष में, और संसद समिति की आलोचना किस तरह की जा सकती है। तो आइए अब हम बात करने वाले हैं संसदीय समिति को महत्व के बारे में। इससे पहले हमने बात किया कि संसदीय समिति कैसे बनती है, क्या कुछ संसदीय समितियों के अंदर होता है, उनके कार्य और शक्तियां क्या है। अब बात करने वाले महत्व के बारे में कि जो ये संसदीय समिति है ना, इनका क्या महत्व है या इनसे कौन कौन से फायदे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिना विचार विमर्श के कोई भी बिल पास नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने बात की जब सदन में बिल जाता है तो अलग अलग स्टेज से गुजरता है। प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, द्वितीय वाचन के बाद वो कहाँ जाता है, समिति अवस्था में जाता है। समिति अवस्था में जाता है और एक बार उसमें क्या होता है, विचार विमर्श होता है। पहला जब पेश हो गया, पहले विचार विमर्श होगा, फिर उसके बाद विचार विमर्श होता है। मतलब संसदीय जो समितियां होती है ना, वहां पे विचार विमर्श होता है कि बिना विचार विमर्श के कोई भी बिल सदन में पास नहीं होता। पहली इसकी विशेषता ये होगी। और दूसरा महत्व क्या है कि बिना विचार विमर्श के जो बिल पेश किए होते हैं ना, कई बिल सदन में ऐसे पेश होते हैं जिसपे जो है विभाग विचार विमर्श नहीं करता। मतलब विभाग उस पे पहले कोई विचार विमर्श नहीं करता, क्योंकि अगर बात करें मैक्सिमम बिल जो सदन में पेश होते हैं वो किसी मंत्रालय से आता है। मान के चलिए कोई बिल आया है, शिक्षा मंत्रालय से आया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने उस पर जो है कोई गहरी छानबीन नहीं की है। ऐसी अवस्था में भी जो है जब ये बिल समिति के पास जाएगा ना, तो उस पर गहरी छानबीन करने वाला है। और अगर इस समिति में कुछ ऐसे उपक्रम पाए जाते हैं या कुछ ऐसे नियम पाए जाते हैं जो राष्ट्र के हित में नहीं है, जो मतलब संविधान में दिए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तो उन बिलों को क्या करा जाता है, ध्यान पूर्वक उनका विश्लेषण किया जाता है। इस आधार पर उसे या तो रद्द कर दिया जाएगा या उसे पास किया जाता है। तीसरा हो गया समय की बचत। समय की बचत कैसे होती है, क्योंकि जब ये अलग अलग समितियों के पास बिल को दिया जाता है तो सांसद क्या होता है, अलग अलग समितियों में विभाजित होता है। तो इसमें क्या होता है कि समय की बचत होती है, क्योंकि एक समिति के पास वित्त बिल गया है, दूसरी समिति के पास कोई और बिल गया है, अलग अलग विभागों से रिलेटेड जो बिल अलग अलग समितियों में जाते हैं। इससे क्या होता है, समय की क्या होती है, बचत होती है। आगे क्या है, सांसद के ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि संसद में जो समितियां होते हैं उसमें सदस्य होता है सांसद। अब सांसद के ज्ञान में वृद्धि कैसे होने वाली है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से किसी समिति का सदस्य बना है। मैं इससे पहला एग्जांपल दिया था ए बी वाला, कि अगर मुझे ए में रखा गया है और मैं चाहता हूँ कि मुझे बी में रखो, बी में इसलिए रखो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वहां है। और जहाँ पे इंटरेस्ट होता है वहां पे खुद ब खुद नॉलेज आती है, ज्ञान बढ़ता है। तो ये इसकी अगली विशेषता होगी। और पांचवा क्या हो गया, भविष्य के शासकों के लिए ये क्या है, उत्तरदायी है। उत्तरदायी लिखना भूल गया, लिख लेना है आपको कि भविष्य के शासकों के लिए उत्तरदायी कैसे है। क्योंकि जो संसद में सांसद बैठे हैं ना, उनका एम खाली सांसद बनने, पूरी जिंदगी भर सांसद बनना नहीं है, क्योंकि वो चाहेगी कि मैं आने वाले समय में क्या बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। उदाहरण के लिए लेते हैं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनकी शुरुआत सांसद से हुई थी। और लोकसभा में जो प्रधानमंत्री होता है ना, उसका चुनाव कौन करता है, आम जनता उसका चुनाव नहीं करती, उसका चुनाव राजनीतिक दल करता है। प्रधानमंत्री कौन होता है, बहुमत दल का नेता होता है। तो जो आने वाले भविष्य में जो बहुमत दल के नेता होने ला, वो इन्हीं सांसदों में से होते हैं। इसलिए क्या होता है कि भविष्य के शासकों के लिए क्या है, उत्तरदायी है। फिर आगे बोला गया कि राष्ट्र विरोधी कोई भी बिल यहाँ पे पास नहीं होता, क्योंकि पहले बता चुका हूँ विचार विमर्श होता है। और विचार विमर्श किस आधार पर होता है, संविधान में दिए गए नियमों के अनुकूल क्या होता है, विचार विमर्श होता है। फिर आगे आते हैं सदन में अनुशासन बना रहता है। अब देखिए जो समितियां होती है, हमने बात की थी सदन समिति के बारे में। सदन समिति का क्या काम है कि संसद में जो कुछ भी काम चल रहा है ना सदन के अंदर, उन पे कार्य नियंत्रण रखना, उन पे क्या रखना है, अपनी निगरानी बनाए रखना है। अगर जो है वो अपनी कार्य क्षेत्र के बाहर काम करता है, तो ऐसी स्थिति में जो क्या कर सकती है, जो सदन समिति है वो उस पे एक्शन ले सकती है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सदन में क्या रहता है, वही अनुशासन बना रहता है।
फिर आगे लास्ट हम बात करने वाले राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से मुक्त होती है। राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से जो है संसदीय समितियां मुक्त होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सांसद जो है अलग अलग राजनीतिक दल से चुन के आते, कोई आपका भारतीय जनता पार्टी से होता है, कोई आपका कांग्रेस से होता है। तो ये क्या होते, जब ये समिति में काम करते हैं ना संसद के अंदर, तो इन पे किसी भी प्रकार के जो है राजनीतिक दल का प्रभाव नहीं रहता। ये क्या होता है, स्वतंत्र रूप से अपने विवेक के अनुसार जो है विचार विमर्श करता है। मतलब इस जो संसदीय समितियों का पूरा जो मैं केंद्र बिंदु कहने वाला ना, वो विचार विमर्श होने वाला है। विचार विमर्श के आधार पर संसदीय समिति में प्रत्येक काम किए जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये संसदीय समितियों का महत्व पसंद आया। संसदीय समितियों के महत्व के बाद जो है संसदीय समितियों की आलोचना किन आधारों पर की जा सकती है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बोला गया है कि जो जो संसदीय समितियां होती है ना, उस पर क्या होता है, राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप होता है। अब देखिए संसदीय समितियों पे राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप किस तरह होता है। मैंने बात की थी कि जब संसदीय समिति बनती है ना, तो उस वक्त क्या होता है, जो सांसद है उसके पास अपना एक ऐसा अधिकार है जिसके बेस पे वो जो है किसी भी समिति का अध्यक्ष बन सकता है। मतलब लोकसभा में वो किसी भी समिति का अध्यक्ष बन सकता है। अब देखिए मान के चलिए कोई सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और वो कहाँ फंस गया, कांग्रेसों के बीच फंस गया। मतलब जहाँ पे ज्यादा, जिस समिति में वो इस वक्त काम कर रहे हैं, वहां पे क्या है, कांग्रेस के सांसद बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके पास क्या है, अधिकार है कि वो अपने अध्यक्ष को बोल सकता है कि भाई मुझे जो है इस समिति का नहीं, उस डी वाली समिति का सदस्यता प्राप्त करनी है, ताकि वो जो है अपने बीजेपी वालों के साथ मिल सके। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि संसदीय समितियों पे राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप है, और जिसके कारण इसकी आलोचना की जा सकती है। दूसरा हो गया सदस्यों द्वारा कम रुचि लेना, क्योंकि जो संसद की बैठक होती है उसमें हम पहले बात कर चुके हैं, उसका क्वारम कितना रहता है, सदस्यों का 1/3 रहता है। और आमतौर पर ये देखा गया है, जब बैठक होती है ये क्वारम पूरा नहीं होता है। जब क्वारम पूरा नहीं होता तो बैठक नहीं होती है। जब बैठक नहीं होगी तो विचार विमर्श नहीं होगा, विचार विमर्श नहीं होगा तो अच्छे कानून नहीं बनेंगे। तो इस बेस पे कहा जा सकता है कि सदस्यों द्वारा कम रुचि ली जाती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, संसदीय समितियों की आलोचना करते हैं। फिर इसके बाद बोलता है कि जो संसदीय समिति का कार्यकाल है वो छोटा है, क्योंकि उनके पास जो है बहुत सारी अध्यक्ष जो है उन्हें बहुत सारे काम सौंपता है, बहुत सारे कार्य उनको करने पड़ते हैं। और कार्यकाल कितना है, मात्र 1 वर्ष उनका होता है। या अस्थायी समितियों की बात करें तो कुछ महीने होता है। और उनका मानना है, संसदीय समितियों का मानना है कि हमारे पास कम समय है और कम समय में हम इतने सारे कामों को नहीं कर सकते, जिस कारण जो है इसकी आलोचना की जा सकती है। जिस कारण कहा जा सकता है कि संसदीय समितियों का कार्यकाल छोटा होने के बावजूद भी उनके पास जो है अस्थायी, मतलब बहुत सारी काम सौंपे जाते हैं, जिस कारण वो अपने कार्य को कुशलता पूर्वक नहीं कर सकती। और इसकी संसदीय समितियों की ये क्या बन जाती है, एक हानि बन जाती है। संसदीय समितियों का एक गलत प्रभाव पड़ता है, जिस कारण जो है संसदीय समितियों की आलोचना होती है। फिर इसके बाद आता है जो वित्त विधेयक पर रिपोर्ट तैयार की जाती है ना, वित्त विधेयक पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, हमने पढ़ा था वित्तीय समितियों के बारे में। 3 प्रकार की समितियां वहां पे थी, प्राक्कलन, लोक लेखा, और तीसरी थी हमारी लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इन तीनों समिति, ये जो तीनों समितियां है, ये जो विधेयक पर रिपोर्ट तैयार करती है ना, इस उन समितियों द्वारा जो विधेयक पे रिपोर्ट तैयार किया है, वित्त विधेयक पे जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उस पर जो है सदस्य खुलकर विचार विमर्श नहीं करते, वो अपनी रुचि नहीं करते, अपनी रुचि नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि जब सदन की बैठकें होती है, क्वारम पूरा नहीं होता है। जब क्वारम पूरा नहीं होगा तो विचार विमर्श नहीं होगा, जब विचार विमर्श नहीं होगा तो सीधे जो है इसे क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। मतलब देखा नहीं जाएगा कि क्या ये संविधान में दिए गए नियमों के अनुसार काम कर रहा है जो बिल हमारे पास आया है। तो जब कोई सदस्य जो है संसद के, जब सांसद ही अपने कार्य में रुचि नहीं लेंगे तो ये क्या, जब सांसद अपने कार्य में रुचि नहीं लेंगे, सांसदों का काम क्या कहेगा। क्या रखा गया है कि काम रखा गया है, आपको समिति का सदस्य बनाया गया। जब आपको समिति का सदस्य बनाया गया तो आपका काम बनता है बैठकों में भाग लेना। लेकिन जब आप बैठकों में भाग लेंगे तो क्वारम पूरा होगा। लेकिन यहाँ पे बैठकों में भाग नहीं लिया जाता। जब बैठकों में भाग नहीं लिया जाएगा तो खुलकर विचार विमर्श नहीं होता। फिर इसके बाद करता है समिति के विचार विमर्श को प्रकाशित न करना। भारतीय संविधान में ये वर्णित किया गया, जब
द्वितीय वाचन होता है, विचार विमर्श होता है। कोई भी बिल हो, चाहे आपका वित्त विधेयक हो या फिर साधारण विधेयक हो, उस पर विचार विमर्श होता है और विचार विमर्श होने के बाद जो है उसे प्रकाशित किया जाता है जनता तक इसे प्रकाशित किया जाता है, जिसे जनतक कहा जाता है। उन तक प्रकाशित किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसे राज्य सरकारों के पास भेजा जाता है कि भाई जितने भी आपके जो न्यूज़पेपर्स है ना, उन पे विधेयक के बारे में बता दो कि ये विधेयक पास होने वाला है। जब ये प्रकाशित होगा तो जनता अपनी राय देगी। जनता राय किसके तौर पे देगी? फीडबैक के रूप पे अपनी जनता राय देगी। लेकिन जब ये प्रकाशित ही नहीं होगे तो जनता के पास राय देने का कोई भी माध्यम नहीं है। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि संसदीय समितियों की आलोचना होनी चाहिए या आलोचना की जा सकती है। लास्ट में आता है विषय से संबंधित विशेषज्ञों को नियुक्त न करना। जब द्वितीय वाचन के बाद तृतीय वाचन में जाता है, तृतीय वाचन से पहले द्वितीय वाचन के बाद एक और टर्म आती है, जब सदन में बिल पेश पारित होता है तो समिति अवस्था वहां पे आती है। और समिति अवस्था में क्या होता है कि विधेयक से संबंधित विशेषज्ञ को साथ में लिया जाता है, लेकिन संसदीय सदस्यों के रुचि ना लेने के कारण जो है इसमें जो है विशेषज्ञों का अभाव रहता है, विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं होती है, जिस कारण जो है साधारण तौर पे उस बिल को पास किया जाता है। और इस बेस पे भी क्या की जा सकती है? संसदीय समितियों की आलोचना की जाती है। और अंत में बात आती है सलाहकारी समितियों में सुधार की आवश्यकता है। जितनी भी समितियां हमने पढ़ी है अब तक, वो कौन बनाता है? अध्यक्ष बनाते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष बनाएगा या फिर राज्यसभा पदेन सभापति बनाएगा। लेकिन जो सलाहकारी समिति है ना, ये विभाग के अंदर ही बनाई जाती है, विभाग के अध्यक्ष द्वारा। मान के चलिए सीधे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गृह मंत्रालय में जो है जितने भी मंत्री उसके अंतर्गत काम करते हैं, अमित शाह के अंतर्गत जितने भी मंत्री काम करते हैं ना, वह उनमें से कुछ मंत्रियों को सलाहकार के रूप में रखेगा। सलाहकार समिति बनाएगी कि आप जो है हमें सलाह देगी कि हम ये जो बिल पास करेंगे या जो हम बिल तैयार करने वाले बिल का मसौदा तैयार करेंगे उस पे आप अपना विचार विमर्श कीजिए। लेकिन जो है इन समितियों का ढांचा ही गलत है। जब सलाहकारी समितियों का ही ढांचा गलत होगा तो जो सलाहकारी समिति वित्त कहे या कोई साधारण विधेयक कहे उसे तैयार करेगी तो 99% चांस है कि वो जो विधेयक तैयार करने वाली है उस पर अशुद्धियां होगी। जब बिल में अशुद्धियां होगी तो उसका पास होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो इन सारे बेस पे हम कह सकते हैं कि संसदीय समितियों की आलोचना की जा सकती है। तो दोस्तों ये पूरा हमारा जो संसदीय समितियों का टॉपिक था, जो पूरा टॉपिक था, वो आज की इस वीडियो में खत्म हो चुका है। तो इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और इसी तरह की YouTube चैनल के लिए, इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं मेरे